Hello children, welcome back. Today's topic is High Court and the subordinate courts. High Court. High Court is the second highest court in the country. Which is the first one? Yes, it's the Supreme Court is the first highest court. So Supreme Court, then High Court, and then the lower court or the सबॉर्डिनेट कोर्ट आप कुछ भी कह सकते हैं. जुरिस्डिक्शन पढ़ेंगे, फंक्शंस पढ़ेंगे, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और लोक अदालत विच इज वेरी वेरी important 2023 board exams lok adalat 10 marker question was there. Okay. High courts. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देश का संविधान ये कहता है कि देयर शुड बी अ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट. हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होना चाहिए. तो हमारे कितने स्टेट्स हैं? देयर आर 28 स्टेट्स, पर वी जस्ट हैव 25 हाई कोर्ट्स. तो अगर ये स्टेटमेंट है संविधान में लिखा हुआ कि हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होना चाहिए, तो 25 क्यों, 28 क्यों नहीं? रीजन इज कि 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अनुसार, that happened in 1956, the parliament was authorized to establish a common high court. Common high court मतलब common high court for 2 or more states and union territories. तो 2 और 2 से ज्यादा स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, पंजाब एंड हरियाणा शेयर अ कॉमन हाई कोर्ट and it is in Chandigarh. So they share a common high court which is in Chandigarh. Okay. The same was the case with the northeast. पहले असम गुवाहाटी में कोर्ट हाई कोर्ट हुआ करता था, but now Manipur, Mizoram and Tripura, they also have high courts. So that is how there are 25 high courts in India, and Delhi is the only union territory which has its own high court, and the other union territories, they fall under the jurisdiction of different states high court, while Goa and Daman and Diu, they have judicial commissioners. तो ये हो गया high court इंट्रोडक्शन. अब कॉम्पोजिशन पढ़ते हैं कि कितने जजेस हो सकते हैं. अब सुप्रीम कोर्ट में हमने पढ़ा था कि देयर शैल बी 33 plus 1, 33 other judges and 1 chief justice of India, total 34. But यहाँ फिगर्स मेंशन्ड नहीं है. एवरी हाई कोर्ट शुड हैव अ चीफ जस्टिस. तो हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होगा और हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट, दैट पर्टिकुलर स्टेट और हाई कोर्ट, आई शुड राइट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट शुड बी देयर विथ अदर जजेस. ठीक है. अब ये अदर जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं? ऑफ कोर्स just like the Supreme Court judges, these High Court judges are also appointed by the President. They are appointed by the President. और जैसे जैसे जरूरत पड़ती है उस हिसाब से प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं. जरूरत मीन्स अगर वर्क केसेस का लोड ज्यादा है या पॉपुलेशन ज्यादा है तो उस हिसाब से प्रेसिडेंट तय करते हैं कि यहाँ पे जजेस की नियुक्ति ज्यादा करनी है. तो दैट इज purely dependent upon the president. So it has nothing to do with the constitution or the parliament. Now the constitution does not specify the strength of the high court, so that the president of India determines the strength of high court, which is dependent upon the workload of these courts that we have discussed. Now every high court consists of chief justice. ये भी हमने डिस्कस किया कि हर हाई कोर्ट के पास एक चीफ जस्टिस होंगे, who are also appointed by the president from time to time. प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते. तो ये हो गया कॉम्पोजिशन. विथ ये सुप्रीम कोर्ट का था, बट हाई कोर्ट डजंट हैव अ फिक्स नंबर ऑफ जजेस बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द वर्कलोड ऑफ दीज कोर्ट्स. देन द प्रेसिडेंट डिसाइड हाउ मेनी जजेस आर रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर स्टेट. अब आते हैं क्वालिफिकेशंस ऑफ द जजेस. डिफरेंस क्या है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के क्वालिफिकेशन में और हाई कोर्ट के जजेस के क्वालिफिकेशन में? एक चीज कॉमन है, दे बोथ शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया. ये तो कॉमन है. अगर डिफरेंस लिखने को आए तो एक चीज कॉमन है कि दोनों को ही भारत का नागरिक होना जरूरी है.
अब सुप्रीम कोर्ट में था कि या आप हाई कोर्ट के जज होने चाहिए फॉर 5 years इन सक्सेशन, यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे होना चाहिए आप जुडिशियल ऑफिस होल्ड करने चाहिए फॉर 10 years। इंडिया में जुडिशियल ऑफिस उस टेरिटरी में होल्ड करने चाहिए आप 10 साल के लिए। और दूसरा सुप्रीम कोर्ट में था कि आप 10 साल के लिए अगर हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। यहाँ क्या है, अगर यहाँ भी यही है कि यू शुड बी हैव बीन द एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 years, तो ये चीज तो कॉमन है, ये चीज कॉमन हो गई, पर ये डिफरेंट है। एंड देन वहां पे जो टर्म था वो 65 years था, और यहाँ पे जो टर्म है शुड नॉट बी ओवर 62 years। ठीक है, तो 62 साल के ऊपर नहीं होने चाहिए। रिटायरमेंट एज मतलब 62 है, वहां 65 था सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए। सो दैट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ द जजेस। अब आते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस पे। नियुक्ति कैसे होती है इन जजेस की? द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। कौन अपॉइंट करता है इनको? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को कौन अपॉइंट करते हैं? उनको भी यही अपॉइंट करते हैं। तो जजेस एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सॉरी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को अपॉइंट करते वक्त प्रेसिडेंट किसको किसको कंसल्ट करते हैं? प्रेसिडेंट कंसल्ट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को प्लस गवर्नर ऑफ दैट स्टेट, उस स्टेट के गवर्नर को कंसल्ट करते हैं। सपोज दो स्टेट्स का एक ही हाई कोर्ट है, तो उस कंडीशन में किस गवर्नर को कंसल्ट किया जाएगा? उस कंडीशन में दोनों स्टेट्स के गवर्नर को कंसल्ट किया जाएगा। तो ऐसे नियुक्ति होती है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की। वेयर एज फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस द चीफ जस्टिस ऑफ दैट कंसर्न्ड हाई कोर्ट इज ऑल्सो कंसल्टेड। फिर इनसे भी कंसल्ट किया जाएगा इनकी नियुक्ति के लिए। प्रेसिडेंट विल कंसल्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द जज ऑफ द हाई कोर्ट। So that brings the appointment of the judges। अब आते हैं ओथ पे। ओथ सिमिलर है प्राइम मिनिस्टर का और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का। दे हैव टू बी ट्रू टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फेथफुल रहना है, अपनी ड्यूटीज को बिना डरे, बिना किसी को फेवर किए, बिना किसी के प्रति गलत भावना रखे, बिना किसी के प्रति पार्शियल हुए आपको अपने ड्यूटीज को फुलफिल करना है। Then you have to uphold the constitution and the law of the land। संविधान सर्वोपरि है और उसके ऊपर कुछ नहीं है। कानून, देश का जो भी कानून है उसका आपको पालन करना है। ये ओथ जज लेते हैं अपने ऑफिस को शुरू करने से पहले, अपॉइंट होने से पहले। Term. Now all the judges of the high court are independent in carrying out their work from the government side। सरकार का कोई रोल नहीं होता है। That is we have discussed the executive or the legislative is independent of judiciary। तो ये तीनों wings अलग अलग हैं, independent हैं from each other, as well as they keep a check and balance on each other। So the judges enjoys the security of the tenure and can remain in office till he has attained the age of 62। We have already discussed ये 62 years का जो एज है, सुप्रीम कोर्ट का 65 है और हाई कोर्ट का 62 है। ये याद रखना है कि कितने सालों तक वो काम कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि 62 साल से पहले उनको हटाया नहीं जा सकता है, बिल्कुल हटाया जा सकता है। he or she can be removed from the office by an order of the president। अब हम पढ़ेंगे कि क्या प्रोसीजर है उनको हटाने का। जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का प्रोसीजर है, इम्पीचमेंट प्रोसीजर, सेम प्रोसीजर इनका भी है। हाई कोर्ट का कोई डिफरेंस नहीं है। लेट्स कम removal of the judges। Now the president can issue the removal order of a judge only after an address by the parliament। वहां भी पार्लियामेंट ने अगर मोशन पास कर दिया कि नहीं इन्हें हटाना है तो प्रोसीजर शुरू हो जाता था। यहाँ भी वही है,
यहाँ वहां भी लोकसभा में अगर उन्होंने मोशन पास किया तो 100 मेंबर्स चाहिए, और अगर राज्यसभा में पास किया तो 50 मेंबर्स चाहिए। और ये इन्होंने पास किया तो स्पीकर के पास जाएगा वो मोशन, और इन्होंने पास किया तो चेयरमैन के पास जाएगा, क्योंकि राज्यसभा का जो एक्स ऑफिशियो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, दैट इज द वाइस प्रेसिडेंट, और इनके पास जाएगा। वेयर एज उसके बाद स्पीकर या चेयरमैन जो भी हो एक कमिटी फॉर्म करेंगे। कमिटी में कौन होते हैं? कमिटी में 4 मेंबर के कॉलेजियन होता है, 4 मेंबर की एक कमिटी की जाती है, और उसमें एमिनेंट सीनियर जजेस होते हैं, और ये 4 लोग स्क्रूटनी करेंगे। दे विल स्क्रूटनाइज द मैटर, एंड देन if the person is found guilty, if the judge is found guilty, then they will pass their verdict. उसके बाद दोनों सदनों के, राज्यसभा एंड लोकसभा से 2/3 मेजॉरिटी से ये पास होना चाहिए। 2/3 मेजॉरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग, हम बार बार ये कहते हैं 2/3 टोटल मेंबर नहीं, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, इनके थ्रू दोनों हाउसेस से जाएगा, और फिर लोकसभा एंड राज्यसभा, तब जाके impeachment प्रोसेस पूरा होगा। फिर फाइनली प्रेसिडेंट विल पास एन ऑर्डर फॉर रिमूविंग द जज। दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड impeachment प्रोसीजर ऑफ अ जज। अभी तक कोई जज impeach नहीं हुआ है, ठीक है। सो दैट्स द impeachment process or the removal. It's same as the Supreme Court. Now the ground on which a judge can be removed is of course the same as the Supreme Court, on the basis of misbehavior and incapability. तो इस ग्राउंड पे जज को रिमूव किया जा सकता है, एंड द प्रोसीजर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। तो हम we know now that how a judge is removed. Okay, so let's come to the transfer of the judges. Transfer of the judges, president can only issue the transfer of judge, okay, but he has to consult the chief justice of India. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्ट किए के बिना आप ट्रांसफर प्रेसिडेंट भी नहीं कर सकते। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करेगा? वो भी अकेले नहीं कर सकते, कंसल्ट कर लिया तो हो गया। उनको भी 4 सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को कंसल्ट करना होगा, प्लस 2 जज हाई कोर्ट के, 2 जज हाई कोर्ट के। अब ये 2 जज क्या होंगे, कौन से होंगे? सॉरी, सपोज ए स्टेट है और बी स्टेट है। ए स्टेट से बी स्टेट में आप ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इन ए स्टेट के जज को आप हाई कोर्ट के जज को कंसल्ट करेंगे, प्लस बी स्टेट के जहां आप ट्रांसफर कर रहे हैं उस स्टेट के हाई कोर्ट के जज को आप कंसल्ट करेंगे जो रिसीव कर रहा है ट्रांसफर, ठीक है। तो इन दोनों स्टेट्स के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस को कंसल्ट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया along with the 4 senior most judge of the सुप्रीम कोर्ट, तब जाके ट्रांसफर प्रोसीजर पूरा होता है। अब ट्रांसफर करने के वैलिड रीजन होने चाहिए, इन द पब्लिक इंटरेस्ट एंड नॉट विथ एनी इल मोटिव, एंड इट शुड नॉट बी एज अ पनिशमेंट कि हम पनिश करने के लिए ट्रांसफर कर रहे हैं। When a judge is transferred, he is allowed or he is entitled to a compensatory allowance. Now what is a compensatory allowance? भाई आपकी रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो डिस्टर्ब हो रही है, आपकी जो खर्चे हैं वो बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप एक शहर से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आपको ट्रांसफर किया जा रहा है, तो इसलिए आपको एक एडिशनल सैलरी दी जाती है या अलाव पैसे दिए जाते हैं जिससे कि आप अपने आप को वापस से रीसेटल करें, रीस्टैब्लिश करें, तो दैट इज कॉल्ड अ कंपेंसेटरी अलाउंस। तो ये हो गया ट्रांसफर ऑफ जजेस। अब आते हैं सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ जजेस। तो सैलरी, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस ऑफ अ जजेस ऑफ अ हाई कोर्ट इज डिटरमिन्ड बाय द पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। जैसे पार्लियामेंट डिसाइड करती है कि क्या सैलरी होगी। एक बार सैलरी तय हो गई तो सैलरी मिलती कहां से है? सैलरी मिलती है
कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से. सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मिलती थी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, सुप्रीम कोर्ट जज, वेरेज हाई कोर्ट के जज को मिलती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से. और दे आर ऑल्सो प्रोवाइडेड विथ फ्री अकोमोडेशन एंड अदर फैसिलिटीज लाइक मेडिकल, कार, टेलीफोन एक्सेट्रा. तो काफी अलाउंसेस मिलते हैं हाई कोर्ट के जज को. नाउ बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट. रिटायरमेंट के बाद उनको के प्रैक्टिस पे बैन है. क्या वजह है कि उनको मना कर दिया जाता है कि अब आप रिटायर हो गए तो आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते? रीजन ये है ताकि जब वो ऑफिस में होते हैं तो वो इन्फ्लुएंस ना हो सके किसी पावरफुल पर्सन से जो उनको ये कह के जजमेंट को चेंज करने को कहे कि आफ्टर यू रिटायर आई विल हेल्प यू आउट. तो वो प्रैक्टिस में ही नहीं रहेंगे तो फिर, और आई विल हायर यू, तो उनको कोई भी किसी भी तरह की जॉब करने की अनुमति नहीं है. एटलीस्ट इन दैट स्टेट ही कैन ओनली प्रैक्टिस in the Supreme Court other than the High Court where he has not served as a judge. तो उस स्टेट में आपको कोई भी जॉब नहीं करनी है. तो इसलिए बैन किया गया है so that the judiciary stays independent. There is no interference of the legislative or executive. So that is all for today's part. We will continue this chapter in the next part. Till then, thank you everyone.